हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शरद अग्रवाल और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्विक रिवीजन सीरीज़। अब क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, तो इस वीडियो के अंदर में इस चैनल के अंदर में आपको 10th के मैथमेटिक्स के सारे चैनल्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स एक एक करके धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे, जिसके अंदर में मैं सारे कॉन्सेप्ट और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम तक, अब क्योंकि काफ़ी दिन का लॉकडाउन हो चुका है, आप लोगों को एक बहुत अच्छे रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ एलजेब्रा। देखो, मैथ्स में कई सारे चैप्टर्स हैं। बेसिकली 3 यूनिट में जिसको दिक्कत आती है बच्चों को, वो आता है, एक एलजेब्रा के अंदर में आता है, एक ज्योमेट्री में आता है, सबसे ज़्यादा इन दोनों में आता है, और तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है मेंसुरेशन में। 3 चैप्टर्स होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एलजेब्रा कंपेरेटिवली ईजियर है और स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा ईजी भी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो हम एलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। एलजेब्रा के अंदर में बेसिकली हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला आता है पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर में हम लोगों को मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स के अंदर में मेनली हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड चैप्टर जो हमें मिलेगा एलजेब्रा के अंदर में, वो आएगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और जो तीसरा आएगा हमारा, वो आ जाएगा हम लोगों का एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 चैप्टर्स हमारे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पॉलिनोमियल्स के साथ। तो लेट अस स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और फिर पॉलिनोमियल से हम लोग बायनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे, और फिर हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो मैं क्विकली आपको बता दूं। देखो, बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, और एक जिनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, हुज वैल्यू डजंट चेंज। जैसे मैंने लिखा 5 की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। अब कहीं पर भी 5 लिखोगे तो उसका मतलब 5 ही होता है। पर वेरिएबल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने लिखा, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यूज़ कैन चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x = 5, तो क्या पूरी दुनिया में x की वैल्यू हमेशा 5 ही हो गई? अगले क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूँ x = 10, तो x की वैल्यू तो 10 हो गई। तो इनको कहा जाता है वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको कहेंगे वेरिएबल्स। और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको कहते हैं कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? अब इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से मिलकर बनता है, इन दोनों से एक मिलकर बनता है आपका टर्म। क्या बनता है? टर्म। और कई सारे टर्म से मिलकर बनता है इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं जनरली बनता है हमारा एक्सप्रेशन, और यही एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो टर्म क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 2x², ये मेरा एक टर्म हो गया, जिसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लिकेशन में संख्या लिखी हुई है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। और वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो जैसे इसमें हमने लिखा 2x², तो इसमें पावर कितना है मेरा x का? ध्यान रखना, पावर x का होगा। पावर x का कितना है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के साथ सेपरेटेड होते हैं, तो दे आर सेपरेटेड, यानी 2 अलग अलग टर्म सेपरेट होते हैं बाय प्लस या माइनस। 2 टर्म को हम लोग प्लस या माइनस से सेपरेट कर सकते हैं, और मल्टीपल टर्म्स ही मिलकर इक्वेशन बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x - 5 = 0। तो इसके अंदर में हम क्या देखते हैं, कितने टर्म हैं? तो सर टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, तो एक प्लस ये रहा, तो एक तो टर्म ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। एक माइनस भी है, तो एक तीसरा टर्म ये होना चाहिए। तो कितने टर्म हैं? 3 टर्म हो गए। एक बार = के साइड में 0 है तो उसको छोड़ सकते हो। तो कितने टर्म हो इसमें? 3 टर्म हो गए। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। और टर्म कितने हैं? 3 टर्म है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? समझ में आ गया? गुड। अब अगर डिग्री, अब इस चीज़ को समझिए, अगर डिग्री इक्वेशन का 1 है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 5 = 10।
इस पूरे एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, माने 1 है। ध्यान रखना यहाँ डिग्री का मतलब है हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, वो डिग्री कहलाती है। तो अगर डिग्री 1 है तो उसको कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है यानी इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। कौन सी डिग्री? हाईएस्ट डिग्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 5x - 10 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 5x³ - 10x² - 3x = 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है? हाईएस्ट पावर इज 3। तो ये जो है हमारा, इसको कहा जाता है डिग्री। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये तो एक कैटेगरी हो गया, एक पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट आता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ये तो था डिग्री के हिसाब से कैटेगराइजेशन, कि अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर होगा, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक होगा, और भी और हो सकते हैं। आपके कोर्स में 3 तक ही आते हैं, 10th क्लास तक में। नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 2x², अकेला सिर्फ यही है, तो ये मेरा एक मोनोमियल हो गया क्योंकि एक ही टर्म है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे 2x² + 5 = 0, तो ये मेरा एक बाइनोमियल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सर 2 टर्म है, तो ये क्या हो गया मेरा? बाइनोमियल। समझ में आ गया? अगर 1, 2 की वैल्यू फिक्स ना हो, कि कुछ भी हो 3, 4, 5, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। ध्यान रखना, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी। तो पॉलीनोमियल का मतलब कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, फिक्स नहीं है कि 3 ही होंगे। 2 टर्म हो, 5 टर्म हो, 50 टर्म हो, 500 टर्म्स हो, वो पॉलीनोमियल ही कहलाएगा। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ना था। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं? सही, चलिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है रूट्स एंड ज़ीरोज़। सर रूट्स क्या होते हैं और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, और हम लोगों को ये पढ़ना है स्पेशली किसके टर्म में? हमारे सिलेबस में है ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हमें एक्चुअली में ये पढ़ना है क्वाड्रेटिक के रेफरेंस में। पर पहले मैं आपको बता दूं रूट्स एंड ज़ीरोज़ होता क्या है, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में इनको रिलेट करके देखेंगे कि क्या होता है। अब मान लो हमारे सामने एक इक्वेशन है 13x² - 5x + 10 = 0। कोई भी एक इक्वेशन है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं फंक्शन ऑफ x यानी fx। fx का मतलब ये होता है कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब हो गया, इसको एक बार 0 को हटा दो। फंक्शन का मतलब हो गया एक एक्सप्रेशन। आप इसको समझ लो कि कोई भी एक्सप्रेशन है, और ब्रैकेट में x का मतलब हो गया कि वेरिएबल क्या है मेरा? वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है मेरा? x। समझ में आ गई बात? उसको क्या कहेंगे हम लोग? फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन। अब ज़ीरोज़ क्या होता है? तो अगर हम लोग इस फंक्शन को 0 के बराबर कर दें, अब इस चीज़ को समझो कि हम लोग इसमें ज़ीरोज़ किसको कहते हैं? रूट्स को ही ज़ीरोज़ कहा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रूट्स को ही 0 कहा जाता है। तो अगर हम लोग fx को 0 के बराबर कर दें, तब अगर हम लोग 0 के बराबर कर दें हम लोग, तब जो वैल्यूज़ आएगा, वैल्यूज़ ऑफ x विल बी कॉल्ड ज़ीरोज़ या रूट्स। सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल लो। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो मैंने लिखा 3x + 5, ये मेरा एक सिंपल सा फंक्शन है। अब क्या कह रहा है? सर रूट्स निकालना है इसका, या जीरोज़ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? फंक्शन को 0 के बराबर करना है। क्या करना है? 0 के बराबर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? fx को 0 के बराबर करेंगे। कर दिया, तो fx की जगह क्या लिखोगे? सर 3x + 5 क्वेश्चन ने दे रखा है। अब क्या ये सॉल्व होके x की वैल्यू निकल सकती है? सर निकालो। कैसे निकालोगे? 3x = -5, 5 उधर चला गया, x = -5/3। ये मेरा आ गया ज़ीरोज़ या रूट्स।
इसको हम कहेंगे जीरोस कहेंगे या रूट्स कहेंगे। समझ में आई बात? इसको हम लोग कहेंगे रूट। ये मेरा रूट्स है। अब एक रिलेशन याद रखना, जो आप लोगों को याद रखना है, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन है कि किसी भी इक्वेशन में जितना डिग्री है उतने रूट्स होंगे, कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन। यानी अगर हमारा, अब देखो पीछे चलो, अगर हमारा हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 1। इसके रूट्स कितने आएंगे? 1। इसका डिग्री 2 है तो ऐसे इक्वेशंस के रूट्स कितने होंगे? 2। क्यों? डिग्री 2 है, यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा, 2 आंसर आएगा। अगर इसमें डिग्री 3 है, इसका मतलब कि x के कितने वैल्यू आएंगे? 3 वैल्यू आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर को हम मान लेते हैं x1 और दूसरे को मान लेते हैं x2। 2 आंसर आएंगे जिनको पुट करने पर ये 0 हो जाएगा। जिनको अगर हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इसमें -5/3 पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये 0 ही आएगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें है? ये चीज़ समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कुल मिलाकर समझने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि जब भी ज़ीरोज़ निकालने की बात हो, ये है हमारा पॉइंट, तो हमें जो वैल्यू दी हुई, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको 0 के बराबर करना है और फिर x की वैल्यू को निकाल लेना है। सर कितनी वैल्यूज आएंगी? 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज आएंगी? क्या नहीं, कितनी। तो जितना डिग्री दिया हुआ है एक्सप्रेशन में हाईएस्ट, जैसे इस एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट वैल्यू थी 1, तो इसमें एक ही आंसर आएगा जो आ गया हमारा। इसमें x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, और आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 आंसर लिखना पड़ेगा। पहले को आप x1 मान लो, दूसरे को x2 मान लो, या पहले को आप अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। ये दोनों टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो। अल्फा बीटा भी कहते हैं, x1 x2 भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि हमें पता है कि x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसके 2 आंसर आएंगे, 2 रूट्स निकल कर आएगा। पहला रूट्स आप x1 या x2 मानो, या अल्फा और बीटा मानो, दोनों चलेंगे। ये मेरे क्या कहलाएंगे? रूट्स। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएगा x का, या तो आप अल्फा बीटा मान लो या x1 x2 मान लो। ये 2 आंसर हमारा आएगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें? सर आंसर आएगा कैसे? आप बार बार कह रहे हो सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएगा, सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएगा, कैसे आएगा? तो बेटा देखो, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, तीनों हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्चुअली में 4 मेथड है। जो आपके बुक के हिसाब से चलें तो पहला ये नहीं है, आपके बुक के हिसाब से चलें तो पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम लोगों को देखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे पहला ये आएगा। बड़ा है तो वैसे सिंपल, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। समझा मैं दूंगा, पर आप अगर एग्जाम में चला कर इस मेथड का नाम नहीं दिया हुआ हो तो आप इसको यूज़ मत करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो इसी से सॉल्व होंगे। कर आगे चलो। तो पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तीसरा आ जाता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और चौथा आता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कि आपके बुक में कहते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये 4 मेथड हमारे होते हैं। ये चारों के चारों मेथड आपको देखने हैं एक एक करके, लेकिन पहले इसमें जाने से पहले हमें ये बेसिक रिलेशन देखना है इसका कि क्या है। ये तो हो गया तरीका, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के मेथड हो गए, नॉट एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन मान लो आप इसको, क्योंकि पहला मेथड क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पहला मेथड हम यूज़ करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए, इसलिए आप इसको पॉलिनोमियल भी ले सकते हो। पहला तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए आएगा, बाकी के 3 आपके क्वाड्रेटिक के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो आता है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इक्वेशन। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा वो, और जो रूट्स है हमारा वो, उसके बीच में एक रिलेशन आता है। तो क्या होगा हमारा रूट्स? अब देखो इस चीज़ को समझो, अगर हमारा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो जो पहला हमारा रिलेशन आता है वो आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ के नाम से। किस नाम से आता है? सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी सम ऑफ रूट्स। अब मेरा पहला रूट है अल्फ़ा, दूसरा रूट है बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाय ए। क्या होगा? माइनस ऑफ बी बाय ए। ये एक पहला इक्वेशन आता है हमारा। दूसरा रिलेशन जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये 2 रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, और इन 2 रिलेशन के आधार पर ही हम आगे के इक्वेशंस भी बना सकते हैं। ये समझ में आया? तो इस चीज़ को आप याद रखना कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सर अल्फ़ा बीटा क्या है? तो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं जो हमारी इक्वेशन में काम आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास में रूट्स दिए हुए हैं या रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो देखो एक बार हम लोग उसका रिलेशन निकालते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, हाँ या ना? सर था। सबको a से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय a, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, पूरा लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या आएगा? x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0, करेक्ट? अच्छा एक बार बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? सर प्लस होता है। तो अगर मैं एक माइनस को बाहर ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? ले सकते हैं ना इसको, कोई तकलीफ नहीं है ना? तो ये चीज़ समझ में आया? अब देखो, अब पीछे देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अब पीछे हम लोगों ने क्या देखा था? देखो पीछे हमने ये देखा था कि सर जहाँ पर भी माइनस ऑफ बी बाई ए है उसकी जगह आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो। जहाँ पर भी माइनस ऑफ बी बाई ए उसकी जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो। तो यहाँ माइनस बी बाई ए है, मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस सी बाई ए है। तो हमने क्या देखा था कि सर जहाँ पर भी सी बाई ए है वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हो, हमने अभी देखा था। ये 2 रिलेशन हमें याद रखने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जो दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा, जो अब पहले एक्सरसाइज में हमारे काम आएगा। यानी अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ गई बात? अब जैसे हम चलते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज मैंने आरबीएसई की बुक से लिया है, सीबीएसई वाले बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा हमारा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ले लो, फर्स्ट इक्वेशन का भी बता दूंगा, पहले एक बार सेकंड का देख लो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको ये निकालना है कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा अगर रूट्स दिए हुए हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ सम ऑफ ज़ीरोज़। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सम ऑफ ज़ीरोज़ है -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है आपका? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 2। ये क्वेश्चन दे रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 2। बोला इक्वेशन निकालो। लो ऊपर वाले इक्वेशन को पुट कर दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि सिंस ये होता है तो देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज़ को पुट करो ना, क्या आता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लगाना है? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लगाना है? 2। क्या निकला? x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लो भैया आंसर आ गया आपका।
ये आपका आंसर आ गया किसका, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकल कर आ गया। समझ में आई बात, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, जो आपको आगे भी देखना है। तो इसका मैं दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, दो तरीके के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक तो फर्स्ट का फर्स्ट बताऊंगा मैं और एक फर्स्ट का सेकंड बता दूंगा, बाकी आप घर पे ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 8x इक्वल्स टू 0। हमेशा 0 के बराबर करोगे तो ही आपका जीरोज निकल कर आएगा। अब जब भी ऐसी दी हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। लो तो ज़रा क्या मिलता है, x को कॉमन लोगे क्या आएगा बताओ ज़रा, 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है तो या तो x की वैल्यू 0 है या फिर 4x प्लस 8 की वैल्यू 0 है, यानी 4x की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू हो गई -8/4 यानी माइनस का 2। दो वैल्यू मिल गई इसकी, तो हमें अल्फ़ा क्या मिला, पहला मान लो 0 और बीटा क्या मिला -2 मिला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करो, चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 4x² प्लस 8x इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या मिली, 4 मिला, b की वैल्यू क्या मिली, 8 मिला, c क्या होता है अकेला कुछ नहीं है तो 0 तो 0, ठीक है। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है 0 प्लस -2 यानी -2, और हमें ये पता है कि -b/a होता है ये, और -b/a क्या होगा हमारा बताओ, माइनस ऑफ b क्या है मेरा 8, a क्या है मेरा 4, ये भी -2 आया, तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये पहला हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों हमने चेक कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, तो हमारे क्या रूट्स थे, पहला रूट था 0 और दूसरा रूट हमारा क्या निकल कर आया था, देखो ज़रा, पहला रूट था 0 और दूसरा रूट था -2, तो हम लोग क्या लेंगे 0 इंटू -2 सर 0, और ये क्या होता है c/a होता है, c क्या था मेरा 0 और a क्या था मेरा, a था मेरा 4, तो 0/4 क्या होगा 0, तो हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा भी c/a आ गया यानी 0 के बराबर आ गया। तो हम अब देख लो, हम दोबारा बता दूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो 0 इंटू बीटा, 0 हमारा अल्फ़ा था, दूसरा रूट आया था -2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0 अल्फ़ा इंटू बीटा। और c/a क्या होता है हमारा, तो c हमारा 0 था, a था 4, तो c/a क्या हो जाएगा 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। पहले रूट निकालोगे फिर वेरीफाई करोगे, कोई कन्फ्यूजन। एक मैं सेकंड भी बता देता हूँ, जो मेनली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है कि कैसे सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होगा वो भी देख लो। आगे पूरा एक एक्सरसाइज भी है इसके ऊपर, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। बाकी आप इसको कुछ ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप x² के कोफिशिएंट को, x² का कोफिशिएंट क्या है 4 को, आप a को और c को मल्टीप्लाई करो, यानी x² के कोफिशिएंट को और बिना x वाले को मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया, और मल्टीप्लाई करके इसके दो हिस्से करो कि सॉल्व करने पर ये b आ जाए। मतलब सर, मतलब ये कि पहला x² की वैल्यू क्या है 4 और c क्या है 1, कितना आया 4। अब 4 का ऐसा है तो 4 × 1 आया हमारा। अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं -2 × -2, 4 को -2 × -2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। तो जो वैल्यू आई ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसके दो हिस्से ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर यही आए और सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाए, b की वैल्यू आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 4x² -2x + 1 = 0। अब इधर 2x को कॉमन ले लो,
तो 2x माइनस 1, इधर कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लो, क्योंकि यहाँ x के आगे, क्योंकि यहाँ बिना x की वैल्यू के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या मिला? 2x माइनस 1 और फिर से 2x माइनस 1। तो हम क्या कहेंगे कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 1/2। और यहाँ पर भी सेम टू सेम एक्सप्रेशन है, इसीलिए यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। हो सकता है रूट सेम हो पर 2 होंगे, तो हम कहेंगे अल्फ़ा भी हाफ आ गया और बीटा भी हाफ आ गया। वेरिफिकेशन कर लेते। ax², अब क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या मिला? 4, b की वैल्यू क्या मिला? माइनस का 4। ध्यान रखना ये माइनस का जो साइन है हमारा ये b के साथ जाएगा। और c की वैल्यू क्या मिला? 1 मिला। अब पहला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने हाफ प्लस हाफ मैंने 1, और ये किसके बराबर आता है? -b/a के बराबर आता है। तो -b कितना है मेरा? माइनस ऑफ -4। ध्यान रखिएगा ये माइनस अलग होगा और b की वैल्यू में अगर माइनस है तो वो अलग लेंगे। अपॉन a क्या है? 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 माने 1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ b/a यानी 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा? सेकंड वैल्यू ये तो वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है मेरा? हाफ। बीटा क्या है मेरा? हाफ। क्या आया? 1/4। अब यहीं पर c/a निकालो, क्या आता है? c कितना है मेरा? 1 और a कितना है मेरा? 4। तो हम कह सकते हैं कि सिंस देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू 1/4, तो हैंस वेरीफाइड। ये हमारा आंसर हो गया। जिनको ये स्प्लिटिंग नहीं समझ में आया उनको मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा बता दूं। स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बीच वाला जो टर्म है जिसमें सिर्फ x है उसको इस तरीके से सॉल्व करो कि वापस आना तो यही चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप इसको दूसरा वैल्यू नहीं बना सकते, आना तो यही चाहिए। जैसे -4 को मैंने -4 को लिखा मैंने -2 सॉल्व करने पर 4 ही आएगा माइनस का। लेकिन इसके 2 हिस्से ऐसे करने हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू a और इसके वैल्यू के बराबर आ जाए, कि इनको मल्टीप्लाई करने पर ये ac के बराबर आ जाए। a माने x² और c माने नॉर्मल वैल्यू। कैसे आएगा सर? तो हम करते क्या है, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। हम पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लिया, 4 आ गए। अब इसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालना आता है? ये फैक्टर निकालना, जिसको तुम लोग कई बच्चे एलसीएम निकालना भी कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है फैक्टर निकालना। फैक्टराइज करो उसको। तो फैक्टराइज क्या होगा? 2 2 2 1। तो 4 की वैल्यू क्या मिली? 2 × 2 × 1। तो इसके 2 ऐसे हिस्से करो कि सॉल्व करने पर 4 आए। तो हमने ये ले लिया 2 × 2 यानी +2 + 2 या -2 -2। तो हम देखते हैं यहाँ माइनस है इसलिए माइनस ले लेंगे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? -2 और -2। तो ये हमारा ले लिया। इसके बाद कॉमन लेना है इसमें और इसमें, इस तरीके से कि बीच की वैल्यू सेम आए। तो इसमें कॉमन लिया मैंने। मैक्सिमम कॉमन जो आ सकता है इसमें वो माइनस का 2 आएगा, दोनों में है 2x। तो 2x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 2x - 1। अब यहाँ पर तो सेम टू सेम वैल्यू है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लो। साइन को आप इसको देख के एडजस्ट कर लो कि ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो हमने देखा माइनस की ज़रूरत है तो हमने ले लिया और फिर आगे का सोल्यूशन कर दिया। समझ में आया? तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व करो, कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।